वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू. दिस इज अंकिता अरोरा अगेन बैक विद ऐसे अब कौन सा करना है हमको 260 और 260 के साथ ही हम देखेंगे किसको 265 को. 260 किसका है मैम? ऐसे 260 इज कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस. 260 किसके बारे में बोलता है? 260 इज अबाउट कम्युनिकेशन विद दी दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस. और 265 भी कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस ही है. लेकिन 265 में जब कम्युनिकेशन टू द दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कर रहे हो, यहाँ पे डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज जो हैं वो आपको कम्युनिकेट करनी होती है. 260 इन जनरल कम्युनिकेशन की बात करता है. 265 इंटरनल कंट्रोल की जब डेफिशिएंसी आएगी वो आपको क्या करना है? कम्युनिकेट करना है टू द दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस. अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है समझना, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, जो लोग गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको ऑडिटर को कम्युनिकेट करना होगा. इसका मतलब अगर कोई ओनर है, कोई मैनेजमेंट है, कोई ओनर है, कोई मैनेजमेंट है, बट दे डू नॉट हैव चार्ज ऑफ गवर्नेंस, उनके पास अगर गवर्नेंस का चार्ज नहीं है तो 260 या फिर 265 दोनों ही एप्लीकेबल नहीं हो सकते. तो यहाँ पे चार्ज ऑफ द गवर्नेंस होना कंपलसरी है. चार्ज ऑफ गवर्नेंस होना क्या है? यहाँ पे कंपलसरी है. तो स्टार्टिंग विथ ऐसे 260 किस बारे में बोलता है? हमारा जो ऑडिटर है, ऑडिटर को क्लियरली कम्युनिकेट करना होगा. ऑडिटर की क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ऑडिटर की क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे ऑडिटर को क्लियर कम्युनिकेशन देना होगा. किसको? हमारे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को. किस चीज़ से रिलेटेड कम्युनिकेशन देना होगा? अबाउट द प्लान्ड स्कोप एंड टाइम ऑफ ऑडिट. ओवरऑल प्लानिंग क्या है, ओवरऑल स्कोप क्या है, टाइम क्या है ऑडिट का, ये सारी चीज़ें किसको बतानी होती है? ये सारी चीज़ें हमारे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्लान स्कोप टाइम ऑफ ऑडिट किसको बताएगा? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बताएगा. ठीक है. देन इसके बाद क्या बताना होगा? अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो ऑडिट से रिलेटेड है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू द ऑडिट, जो भी इंफॉर्मेशन क्या है? ऑडिट से रिलेटेड है, तो ऑडिट से रिलेटेड रेलिवेंट जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी किसको देनी होगी? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को. एज वेल एज प्रोवाइड करना है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को टाइमली ऑब्जर्वेशंस that arise from audit that are significant. कोई टाइमली ऑब्जर्वेशन अगर मिलता है तो वो टाइमली ऑब्जर्वेशन को टाइमली कम्युनिकेट करना है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को. ये प्रमोट कर रहा है एक तरह से टू वे कम्युनिकेशन ऑफ द ऑडिटर एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस. 260 ऐसे 260 मेरा बोल रहा है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करना है. किस चीज़ को कम्युनिकेट करना है? देखो भाई, सबसे पहले जब ऑडिटर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करेगा, ऑडिटर क्या करेगा? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा. तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करने में टू वे कम्युनिकेशन प्रमोट होता है. क्या क्या कम्युनिकेट करेगा? प्लान स्कोप क्या है, उसके बाद टाइमिंग क्या है ऑडिट की, उसके बाद अगर कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ऑडिट की आती है तो वो भी क्या करना होगा? कम्युनिकेट करना होगा टू द दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस. फिर इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आपका आता है डेफिनेशन. कौन सी डेफिनेशन आती है? अब मैम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस क्या है? तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस जैसा कि मैंने बताया, जिसके पास पावर है, जिसके पास क्या है? पावर है. किस चीज़ की पावर है? पावर इन रिलेशन टू गवर्नेंस, उसे ही तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कहते हैं. अब रिक्वायरमेंट पे आते हैं हम डायरेक्ट. रिक्वायरमेंट क्या है मैम? यहाँ पे बोलता है रिक्वायरमेंट में ऑडिटर को क्या करना होगा? ऑडिटर डिटरमाइन करेगा उस अप्रोप्रिएट पर्सन को, वो अप्रोप्रिएट पर्सन हु हैज़ व्हाट दी, मतलब गवर्नेंस का चार्ज जिसके पास है. तो ऑडिटर डिटरमाइन करेगा अप्रोप्रिएट पर्सन जिसके पास क्या है? एंटिटी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर है. ठीक है. मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो ऑडिटर को डिटरमाइन, आइडेंटिफाई करना है किस पर्सन को उसको कम्युनिकेट करना है, कौन सा पर्सन है जिसके पास ओवरऑल गवर्नेंस का क्या है? चार्ज है. देन सपोज करो कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमको कम्युनिकेट करना है, लेकिन दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट नहीं किया, उसके सब ग्रुप को कम्युनिकेट किया है ऑडिटर ने.
दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट नहीं किया, उसके सब ग्रुप को कम्युनिकेट किया, तो यहाँ पे ऑडिटर को चेक करना है कि अगर सब ग्रुप को कम्युनिकेट कर भी दिया है क्या उसके बाद भी ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट टू ग्रुप गवर्निंग बॉडी जिसको बोलते हैं, क्या गवर्निंग बॉडी को अभी भी कम्युनिकेट करना होगा? इफ़ यस तो हमारे ऑडिटर को वहाँ पे भी कम्युनिकेशन करना होगा। देन अगर सपोज करो कोई ऐसा मैटर है, इफ अ मैटर रिक्वायर्ड बाय द SAR कम्युनिकेटेड विथ पर्सन विथ मैनेजमेंट, सपोज करो मैं बता रही हूँ कि एक पर्सन है जो मैनेजमेंट भी वही देखता है एंड गवर्नेंस भी वही देखता है। सपोज एक ही पर्सन है, एक पर्सन है, इसी पर्सन का बिजनेस है, गवर्नेंस भी वही देखता है, मैनेजमेंट भी वही करता है। अब अगर आपने इस पर्सन को कम्युनिकेट कर लिया तो आपको अलग से फिर से लिख के इसी पर्सन को एज ए दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की पोजीशन पे आपको कोई कम्युनिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वैलिड कम्युनिकेशन माना जाएगा। अगर गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्हीं की है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्हीं की है, तो एक ही बार का कम्युनिकेशन मान लिया जाएगा कि दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को भी कम्युनिकेशन हो गया। मतलब सेम ही तो पर्सन है, अलग अलग लेटर लिख के क्या करोगे? देन मैम कौन कौन से मैटर कम्युनिकेट होने चाहिए, तो यही तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। व्हाट आर द मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, कौन कौन से मैटर्स हैं जो क्या करने होंगे, कम्युनिकेट करने होंगे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को। तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को सबसे पहला मैटर जो कम्युनिकेट होगा वो होगा हमारा ऑडिटर जो है, ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। सबसे पहले ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले क्या जाएगी, ऑडिटर की क्या जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसमें इंक्लूड होगा कि ऑडिटर ओपिनियन देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है इन ओवरसाइड विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ में मिलके जो भी मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए उस पर ओपिनियन देने का काम हमारे ऑडिटर का है, ये चीज़ बताएगा। एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि मैनेजमेंट या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे लॉज एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए एप्लीकेबल फ्रेमवर्क के साथ ही उन्हें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी होगी। तो जस्ट बिकॉज यहाँ ऑडिट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि इन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑडिट के रिस्पेक्ट में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिस्पेक्ट में कम्युनिकेशन करेगा हमारा ऑडिटर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ऑडिटर ओपिनियन देगा बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, प्रिपेयर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उन्हीं लोगों की है, उसके ऊपर हमारा ऑडिटर ओपिनियन देगा। एंड जस्ट बिकॉज ऑडिट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले हम आ गए रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। फिर सेकेंड आता है प्लान्ड स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट। ऑडिट में कितना टाइम लगेगा, उसका स्कोप क्या है, कैसे प्लानिंग की है। तो स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट, इसका पूरा ओवरव्यू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को जाएगा। एंड इट इंक्लूड्स सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर, और इसमें इंक्लूड होगी रिस्क दैट हैज़ बिन, सिग्निफिकेंट रिस्क दैट हैज़ बिन आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर। सिग्निफिकेंट रिस्क जो भी हमारे ऑडिटर ने आइडेंटिफाई की है वो भी इंक्लूड होगी। तो अभी तक दो चीज़ें की, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड हो गया हमारा प्लान स्कोप जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क जो भी आइडेंटिफाई हुआ है वो भी बताना होगा। फिर इसके बाद क्या जाता है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग फ्रॉम ऑडिट। ऑडिट से जो भी फाइंडिंग मिलती है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स अगर कुछ मिल रहा है, डिफ़िकल्टी आ रही है कुछ ऑडिट में, सिग्निफिकेंट मैटर है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कुछ रिक्वेस्ट करना है, कोई भी और मैटर, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अगर आपको रिक्वेस्ट करना है तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के रिस्पेक्ट में, कोई और सर्कमस्टेंस है, कोई और सर्कमस्टेंस है जो कंटेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट को अफेक्ट करता है, तो सर्कमस्टेंस दैट अफेक्ट द कंटेंट एंड फॉर्म ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग द ऑडिट आ रही है, या फिर कोई सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो आपको पता चलता है, तो ये सब कम्युनिकेट होगा दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टीज ड्यूरिंग द ऑडिट, या फिर आपको
रिक्वेस्ट कर रहा है कोई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, या फिर क्या हो रहा है सर्कमस्टेंस जो फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को अफेक्ट करते हैं, या फिर और कोई और सिग्निफिकेंट मैटर जो अराइज हो रहा है ड्यूरिंग द ऑडिट, जो प्रोफेशनल जजमेंट बोलता है हमारे ऑडिटर का कि ये दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट होना ही चाहिए। तो स्कोप हो गया आपका प्लान्ड स्कोप, ठीक है, एंड टाइम। देन इसके बाद आपका क्या हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह क्या है वो बताना है। देन इसके बाद क्या बताना है आपको फाइंडिंग, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग के बारे में, एंड इंडिपेंडेंस। लिस्टेड एंटिटी हो तो लिस्टेड एंटिटी के लिए तो देना ही देना है क्या, कंप्लायंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट, स्टेटमेंट देना है कि एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लाई हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंस, एज वेल एज safeguards have been taken to eliminate the identified threat to independence. safeguards are taken, बहुत जो भी हम safeguards ले सकते थे कि आगे लग रहा है कि ये threat इंडिपेंडेंस में आ सकता है, तो safeguards have been taken to avoid, to eliminate the threat of independence, as well as एक statement जाएगा कि compliance किया गया है ethical requirement with respect to independence. जब भी कम्युनिकेशन होगा, किसको कम्युनिकेशन होगा, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को, वो ओरल कम्युनिकेशन नहीं रिटर्न कम्युनिकेशन होगा। रिटर्न कम्युनिकेशन वैलिड है, ओरल इनवैलिड तो नहीं है, लेकिन इनअप्रोप्रिएट कहा जा सकता है। देन इसके बाद जैसा कि मैंने बोला कि कम्युनिकेशन जो होगा रिटर्न कम्युनिकेशन होगा और ओरल कम्युनिकेशन नहीं होगा। टाइमली बेसिस पे क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। देन इसके बाद यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पे सपोज करो हमने बताया कि ऐसे 260 बोलता है कम्युनिकेशन टू द दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस ऑडिटर कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये जो 2 वे कम्युनिकेशन ऑडिटर और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के बीच में होना चाहिए था, ये क्या नहीं है, इट इज़ नॉट एडिक्वेट। एडिक्वेट नहीं है मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से नहीं हो पा रहा है। तो अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर चेक करेगा, इसका इवेल्युएट करेगा इफेक्ट उसके ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क पे क्या पड़ता है। जब ऑडिटर रिस्क असेस कर रहा है तो इवेल्युएट करेगा इस चीज़ पे कितना रिस्क है कि हम अगर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो इस रिस्क का इफेक्ट क्या होने वाला है और कैसे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस निकलेंगे। इस चीज़ का अप्रोप्रिएट एक्शन कौन लेगा, हमारा ऑडिटर लेगा कि अगर वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कैसे निकालेगा, अगर कम्युनिकेशन जो है एडिक्वेट नहीं है ऑडिटर और TCWG का, तो ऑडिटर कैसे इवेल्युएट करेगा, ऑडिटर इवेल्युएट करेगा इसका इफेक्ट क्या होगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट असेसमेंट पे, एंड ऑब्टेन कैसे करेगा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और इसके लिए वो क्या करेगा, रेलिवेंट एक्शंस लेगा। फिर एक चीज़ और आती है कि क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को क्या फैक्टर्स, जैसे कि हमने बोला कि 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, किस फॉर्म में कम्युनिकेशन करना है, ओरल करना है, रिटर्न करना है, समराइज करना है, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड, किस तरह का कम्युनिकेशन होना चाहिए, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन, ओरल होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, या फिर डिटेल, समराइज, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड। तो जो फैक्टर्स गवर्न करते हैं कम्युनिकेशन, सबसे पहले क्या है, अगर हम सपोज करो ओरल लिखेंगे तो क्या सेटिस्फैक्टरीली ये मैटर क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। तो मेन चीज़ ये कि हमको ये देखना है कि वेदर द मैटर हैज़ बिन सेटिस्फैक्टरीली रिजॉल्व। अगर कोई मैटर था रिजॉल्व हो गया तो हम कम्युनिकेशन उस हिसाब से देखेंगे। देन एक्सपेक्टेशन क्या है, TCWG की लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, TCWG की एक्सपेक्टेशन क्या है, और जो मैटर है क्या वो रिजॉल्व सेटिस्फैक्टरीली हुआ है, वेदर द मैटर हैव बिन सेटिस्फैक्टरीली रिजॉल्व। मैनेजमेंट हैज़ प्रीवियसली कम्युनिकेटेड द मैटर। अगर ऑलरेडी एक बार मैनेजमेंट ने कम्युनिकेट कर दिया है तो अब हमें किस तरह से कम्युनिकेट करना है। तो 4 चीज़ें हो गई, लीगल रिक्वायरमेंट, TCWG का एक्सपेक्टेशन, मैनेजमेंट ने ऑलरेडी कम्युनिकेट किया है मैटर, देन क्या डिस्कशन ऑफ मैटर, देन क्या मैटर जो है सेटिस्फैक्टरीली
रिजॉल्व हुआ है। देन वेदर ए डिस्कशन ऑफ द मैटर विल इंक्लूड की ऑडिटर मैटर पैराग्राफ, क्या डिस्कशन अगर हो भी गया तो हमारी ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिटर मैटर पैराग्राफ होगा। तो वेदर अ डिस्कशन ऑफ मैटर, वेदर अ डिस्कशन ऑफ मैटर, वेदर अ डिस्कशन ऑफ मैटर विल बी इंक्लूडेड इन की ऑडिटर मैटर पैराग्राफ, हम जिस मैटर पे डिस्कस कर रहे हैं क्या ये चीज़ हमारे की ऑडिटर मैटर पैराग्राफ में भी आएगी, तो उस लेवल पे हमको उस हिसाब से डिस्कशन करना होगा। देन क्या हो सकता है, साइज, कंट्रोल एनवायरनमेंट, लीगल स्ट्रक्चर क्या है एंटिटी का, साइज क्या है, कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या है, लीगल स्ट्रक्चर क्या है। देन वेदर देयर हैव बिन सिग्निफिकेंट चेंज इन मेंबरशिप, मेंबरशिप में कोई बहुत बड़ा चेंज हुआ है क्या गवर्निंग बॉडी के मेंबरशिप में, तो अभी के अभी पॉज करके क्या करना चाहिए, याद किया है अभी फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन के फॉर्म को, तो क्या है लीगल रिक्वायरमेंट, TCWG का एक्सपेक्टेशन क्या रिजॉल्व हो चुका है, जो मैटर हमने क्या किया है सेटिस्फैक्ट्रीली रिजॉल्व हुआ है मैटर। देन सिग्निफिकेंट चेंज हुए क्या मेंबरशिप में, क्या की ऑडिटर मैटर पैराग्राफ आएगा, जो डिस्कशन चल रहा है TCWG के साथ उस मैटर पे, साइज़ क्या है, लीगल स्ट्रक्चर, कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या है, और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो क्या अमाउंट ऑफ ऑन गोइंग कॉन्टेक्ट एंड डायलॉग द ऑडिटर हैज़ विद TCWG, ऑन गोइंग कॉन्टेक्ट क्या चल रहा है TCWG के साथ हमारे ऑडिटर का, तो दिस आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट what communication with the TCWG, and this complete your essay 260. Now covering essay 265, essay 265 फिर से TCWG को ही कम्युनिकेट करना है, बट ये कम्युनिकेशन डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल की जो डेफिशिएंसी है उसके बारे में है। तो इंटरनल कंट्रोल की जो डेफिशिएंसी है उसमें क्या लिखा है कि सबसे पहले ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यहाँ पे ऑडिटर का ऑब्जेक्ट क्या है, ऑडिटर का ऑब्जेक्ट है कि वो अप्रोप्रिएटली कम्युनिकेट करेगा दोज चार्ज विद गवर्नेंस को अगर इंटरनल कंट्रोल में कोई भी डेफिशिएंसी उसे दिखाई देती है तो। ड्यूरिंग द ऑडिट हमारे ऑडिटर ने क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में जो भी क्या आते थे इंटरनल कंट्रोल आते थे उन्हें उससे चेक किया और चेक करके पता चला डेफिशिएंसी है, तो ये डेफिशिएंसी दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करनी है। देखो भाई ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि वो इंटरनल कंट्रोल्स पे ओपिनियन देगा, लेकिन हाँ ऑडिटर उन इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन दे सकता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिंक करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में अगर किसी इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी है तो वो डेफिशिएंसी मेरा ऑडिटर क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा टू TCWG। अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, ऑडिटर सबसे पहले डिटरमाइन करेगा ऑडिट वर्क, जितना भी उसने ऑडिट परफॉर्म किया, ऑडिट वर्क परफॉर्म किया उसके बेसिस पे कि कितनी डेफिशिएंसीज हैं इंटरनल कंट्रोल में, एक डेफिशिएंसी, दो डेफिशिएंसी, बहुत सारी डेफिशिएंसी, और क्या ये डेफिशिएंसी इंडिविजुअली या फिर कंबाइन होके मटेरियल डेफिशिएंसी बनती है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बनती है। अगर ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बनती है जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट उसे सामने समझ में आई है तो उसे कम्युनिकेट करना होगा इसे टाइमली मैनर में, किसको, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को टाइमली मैनर में इस डेफिशिएंसी को ऑडिटर को क्या करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा, और इन राइटिंग ही कम्युनिकेशन होगा। इन राइटिंग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी जो भी है इंटरनल कंट्रोल में ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा और इंटेंड टू कम्युनिकेट टू द दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, अप्रोप्रिएटली उससे क्या करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा। ठीक है, लेकिन हम सपोज करो डायरेक्टली अगर वो मैनेजमेंट को दे देता है तो देखो मैनेजमेंट को देना गलत नहीं है, पर जहाँ दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को देना था तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को पहले देना था, तो उसे पहले दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को ही डेफिशिएंसी देनी होगी, नहीं तो ये इनअप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो इनअप्रोप्रिएट होगा। हाँ, अगर नॉर्मली मैनेजमेंट को दे सकते तो दो, जहाँ ज़रूरत ही नहीं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बताने की, बट जहाँ पे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बताने की ज़रूरत थी तो यहाँ पे अगर पहले मैनेजमेंट को कम्युनिकेशन जाता है तो वो इनअप्रोप्रिएट होता है। ओके, देन अगर कोई और डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल में जो आइडेंटिफाई होती है ऑडिट में, जिसे क्या नहीं किया, कम्युनिकेट नहीं किया है किसको, मैनेजमेंट को, ठीक है, तो अदर डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल जो आइडेंटिफाई हो रही है ड्यूरिंग द ऑडिट एंड हैज़ नॉट बीन कम्युनिकेटेड टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट नहीं किया है,
देन इन दैट केस ऑडिटर का अगर जजमेंट ऐसा कहता है कि भाई इसको तो कम्युनिकेट करा जाना चाहिए था, देखो यहाँ पे अदर डेफिशिएंसीज इंटरनल कंट्रोल में आती हैं सामने, ठीक है, ऑडिट के टाइम ही आती हैं, बट इसे क्या नहीं किया है, कम्युनिकेट नहीं किया है, किसी भी पार्टी ने मैनेजमेंट को बताया नहीं कि भाई ऐसी ऐसी डेफिशिएंसी। अब ये हमारे ऑडिटर को पता चली, किसी और पार्टी ने नहीं बताया। एम्प्लॉय को बता देना चाहिए था भाई हमारा बायोमेट्रिक में गड़बड़ है, एम्प्लॉय को बता देना चाहिए था सैलरी कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर गलत कर रहा है। तो इंटरनल कंट्रोल की जो डेफिशिएंसी है अदर पार्टी ने मैनेजमेंट को नहीं बताया, पर मेरे ऑडिटर को पता चल गया कि ओहो देखो अदर डेफिशिएंसीज भी हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हो सकता है रिलेट ना करें। अदर डेफिशिएंसी मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट नहीं कर रही, तो ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट अगर कहता है कि मटेरियल है, तो ये भी वो क्या करेगा, दोज चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करेगा। देन जब वो डेफिशिएंसी कम्युनिकेट कर रहा है तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि डेफिशिएंसी ही कम्युनिकेट करना है, डेफिशिएंसी के साथ उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेफिशिएंसी एंड इट्स इफ़ेक्ट दोनों ही जाने चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करेगा मेरा ऑडिटर यहाँ पे, जब कम्युनिकेशन टू द दोज चार्ज विद गवर्नेंस है जिसमें डेफिशिएंसी उसके इफ़ेक्ट के बारे में वो बता रहा है, तो यहाँ पे मेरा ऑडिटर ये भी बताएगा कि पर्पस ऑफ द ऑडिट इज़ टू, द पर्पस ऑफ ऑडिट इज़ टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉट ऑन इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल पे उसको ओपिनियन नहीं देना, वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देना है, लेकिन जो भी चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड आ चुकी हैं उसके लिए उसने इंटरनल कंट्रोल चेक किया और उसमें ये डेफिशिएंसीज मिली है। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑडिटर ध्यान से फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली चीज़ों पे देगा। अगर हाँ अदर कोई इंटरनल कंट्रोल सामने आते हैं, डेफिशिएंसी मैनेजमेंट को नहीं पता है, तो वो भी वो बता सकता है प्रोफेशनल जजमेंट लगा के। इसका मतलब कम्युनिकेशन वही चीज़ों का होगा जिसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जाएगा, और जो ऑडिटर सिग्निफिकेंट कंसीडर करता है वही मैटर्स क्या होंगे, दोज चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट किए जाएंगे। हाँ, ऑडिटर रेमेडियल एक्शन सजेस्ट कर सकता है, बिल्कुल सजेस्ट कर सकता है। यहाँ पे ऑडिटर क्या कर सकता है, देखो ऐसे ऐसे आप चीज़ों को सही कर सकते हो, क्या वो सजेस्ट कर सकता है? यस। देन व्हाट आर द इंडिकेटर्स, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है इंटरनल कंट्रोल में, इन चीज़ों के इंडिकेटर भी तो कुछ होंगे कि कैसे पता चलेगा भाई कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है आपके इंटरनल कंट्रोल में। तो सबसे पहले इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मिस स्टेटमेंट डिटेक्टेड बाय ऑडिटर दैट वेयर नॉट प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड, करेक्टेड बाय इंटरनल कंट्रोल। हमारे ऑडिटर ने मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करे, हमारे ऑडिटर ने क्या किया, मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट किए, मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट भी हो गए, लेकिन ना प्रिवेंट हुआ, ना डिटेक्ट हुआ, ना करेक्ट हुआ एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल से। तो मिस स्टेटमेंट डिटेक्टेड बाय द ऑडिटर, मिस स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन डिटेक्टेड बाय ऑडिटर हैज़ नॉट बीन प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड, करेक्टेड बाय एंटिटीज़ इंटरनल कंट्रोल। एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स ने उसे ना प्रिवेंट किया, ना डिटेक्ट किया, ना करेक्ट किया। फिर से, मिस स्टेटमेंट डिटेक्टेड बाय ऑडिटर, misstatement detected by auditor has not been prevented, detected, corrected by entities internal control. दूसरा, evidence of management inability to oversee the preparation of financial statement. एविडेंसेस है कि मैनेजमेंट ध्यान नहीं रख पाया, मैनेजमेंट्स इनएबिलिटी टू ओवरसी द प्रिपरेशन, evidence that management's inability to oversee the preparation of financial statement। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रहे थे, एक बार तो मैनेजमेंट को भी ध्यान देना चाहिए था, तो दो चीज़ें एम से हो गई। एक तो क्या है, मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट हो गया लेकिन वो प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट नहीं कर पाया इंटरनल कंट्रोल। दूसरा, एविडेंस किस चीज़ का है, मैनेजमेंट की इनएबिलिटी, एम से मैनेजमेंट की इनएबिलिटी का एविडेंस है कि वो ओवरसी नहीं कर पाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन को। फिर तीन चीज़ें किससे रिलेटेड है, एविडेंस एविडेंस एविडेंस। एविडेंस किस चीज़ का है, एविडेंस इनइफेक्टिव कंट्रोल एनवायरनमेंट का है, एविडेंस इनइफेक्टिव रिस्क असेसमेंट प्रोसेस का है जो एंटिटी के अंदर है, और एविडेंस इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स टू आइडेंटिफाइड रिस्क। सबसे पहला एविडेंस की कंट्रोल एनवायरनमेंट
इनफेक्टिव है। फिर जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है एंटिटी के अंदर वो भी इनफेक्टिव है, और जो रिस्पॉन्स है आइडेंटिफाइड रिस्क का वो भी इनफेक्टिव है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ही नहीं है एंटिटी में, एब्सेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो दो चीज़ें एम से रिलेटेड, मैनेजमेंट के लिए एविडेंस मिला है कि इनएबिलिटी टू ओवरसी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड हैज़ नॉट बीन प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड और करेक्टेड बाय इंटरनल कंट्रोल। फिर एविडेंस की रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इनफेक्टिव है, जो रिस्क आइडेंटिफाई हुई उसको क्या नहीं कर पाए, उसका रिस्पॉन्स इनफेक्टिव है, या फिर कंट्रोल एनवायरनमेंट ही इनफेक्टिव है, इन चीज़ों के एविडेंस, या फिर एब्सेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर विद इन द एंटिटी, ये भी क्या है, इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। सो दिस कंप्लीट्स essay 265. नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली 299 वाला ऐसे, और वो कौन सा है हमारा, दैट इज़ फॉर वेरी सिंपल जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जॉइंट ऑडिट के लिए। यू विल बी फाइंडिंग दैट इन अनदर ऑडियो। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, और just after learning this thing, do the practice of writing answers related to essay, that is important. Thank you. This is from Ankita Arora, Study Made Easy.